मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे कि किस किस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पे आपका टीडीएस कटता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले टीडीएस सैलरी के केस में, कि सैलरी के केस में हम लोग टीडीएस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उनके स्लैब के हिसाब से हम लोग टैक्स निकालेंगे। टैक्स जितना आएगा टोटल हम एस्टिमेटेड उनकी लायबिलिटीज निकालेंगे, टैक्स की लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। उसके बाद उस पर हम टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने के बाद उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। जो एवरेज टैक्स आएगा उसको हम हर महीने डिडक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं एक बार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 192 की, ये 192 किसका है? सैलरी का। रेसिडेंट जो पे है, जिसको हम अमाउंट पे कर रहे हैं सैलरी की, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट में हो सकता है। एवरी पर्सन जो पेयर एवरी पर्सन हो सकते हैं। 192A, 193, 194, 194A, ये आपके कौन है? रेसिडेंट। तो 192A ये आपका लगेगा जो आपके ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी जो आपको ईपीएफ का पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पेमेंट करते हैं, ठीक है। यदि आप वहां से विथड्रॉल करते हो अमाउंट, पहले वहां पर टीडीएस कटता नहीं था। अब यदि आप विथड्रॉल कर रहे हो और आप कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो, मतलब आपके हैंड में ईपीएफ का बैलेंस टैक्सेबल हो रहा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस यदि आपके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है, उस केस में आप पर टीडीएस कटेगा यदि आप एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर बैलेंस निकाल रहे हो। और ये सेक्शन यदि सामने वाला पेई रेसिडेंट है तो लगेगा। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मैं आपको बताऊंगा रेसिडेंट पेई कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। 194 क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड पे क्या काटना है? इंटरेस्ट। डिविडेंड पर आपका टीडीएस काटना। तो इस पर क्या लगेगा? ये किस केस में लगता है? यदि सामने वाला जो पेई है वो कौन है? रेसिडेंट है। 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जैसे आपने कोई एफडी कर रखी है, आपने कोई लोन दे रखा है, आपको डिपॉजिट है, तो वहां पर यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। यदि वो सामने वाला पेई है जिसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यदि सामने वाला रेसिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। 194B ये क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉस पजल्स एंड कार्ड गेम्स वगैरह, इस पर आपका क्या लगता है? टीडीएस कटता है। टीडीएस कटता है यदि आप कहीं से लॉटरी जीतते हो, ठीक है, या फिर आप कोई टेलीविजन में किसी आप प्रोग्राम में आते हो, जैसे आप करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में यदि आपको जो विनिंग अमाउंट मिलती है उस पर आपका टैक्स टीडीएस कट जाएगा 194B में, ठीक है। ये सेक्शन जो पे है सामने वाला, वो चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। 194BB ये सेक्शन कब लगता है? ये सेक्शन लगता है यदि आप हॉर्स रेस में यदि आपने बिनिंग करा, अमाउंट कोई बिनिंग करा हुआ है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, चाहे वो बुक मेकर हो या अदर देन बुक मेकर हो, ठीक है। तो ये सेक्शन जो पे है सामने वाला, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, ये सेक्शन आपका लगेगा, ठीक है। 194C क्या लगेगा? 194C रेसिडेंट, सामने वाला पे। अब यहाँ पे ना मैं आपको अपनी एक कॉलम और दे रखा, पेयर। 192 में पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है। 192A में पेयर कौन होगा? ट्रस्टी, ईपीएफ का जो ट्रस्टी होगा। 193 में क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी कौन इशू करता है? कंपनी है, गवर्नमेंट। 194 में बेसिकली आपका आएगा कंपनी, ठीक है। मतलब जो पेयर जो बेसिकली अमाउंट पे कर रहा है, यहाँ पे पेयर और पेई मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। 194A में पेई कौन है? रेसिडेंट। पेयर कौन होगा? एवरी पर्सन। बस इंडिविजुअल एनएचपीएफ तब आएंगे जब उनका टर्नओवर जो 44AB में जो लिमिट दे रखी है ना ऑडिट की, उससे क्रॉस हो जाता है 50 लाख 1 करोड़ आंसर केस में भी, तो इंडिविजुअल एचपीएफ आएंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल एचपीएफ सेक्शन में नहीं आएंगे। जो पेयर है सामने वाला जो पे करता है। 194B ये स्पेसिफाइड पर्सन है। स्पेसिफाइड पर्सन जो बेसिकली कार्ड गेम खिला रहा है आपको, है ना, जो विनिंग, जो लॉटरी चला रहा है, लॉटरी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या फिर जो आपका कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम करता है, वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। इसी तरीके से 194BB ये भी स्पेसिफाइड पर्सन होगा। बुक मेकर हो गया आपका, ठीक है। बुक मेकर के अलावा कौन हो गया? जिसके पास लाइसेंस है हॉर्स रेस बिनिंग का प्रोग्राम करने का। 194C इसमें एवरी पर्सन ये पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, जो पर्सन हम लोगों ने इनकम टैक्स में पड़े हुए थे। एवरी पर्सन यहाँ पे इंडिविजुअल एचपीएफ तब आएंगे जब उनका तो 44AB में जो टर्नओवर की लिमिट दे रखी 1 करोड़ से ऊपर या 50 लाख से ऊपर, तब इंडिविजुअल एचपीएफ को कवर कराया जाएगा, अदरवाइज नहीं कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पेयर और पेई समझ में आ रहा है? पेयर से मतलब
पेयर से मतलब जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की अमाउंट पे कर रहा है, पेई मतलब जो स्पेसिफाइड अमाउंट रिसीव कर रहा है, जिसका टीडीएस कट रहा है, ठीक है, वो हो गया पेई। 194D में इंश्योरेंस कंपनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पर क्या कट रहा है, इंश्योरेंस कंपनी पर जो आपको कमीशन मिल रहा है उस पर टीडीएस कट रहा है, वो कौन काटता है, इंश्योरेंस कंपनी काटती है। 194G स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, लॉटरी वाले, लॉटरी पर जो आपको कमीशन मिल रहा है ना, ये वो वाला ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी पे ही है वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। 194H 194I इन दोनों में एवरी पर्सन आएंगे। 194H क्या है, कमीशन ब्रोकरेज अदर देन, एक तो इंश्योरेंस कंपनी वाला और एक लॉटरी वाला, इसके अलावा जो आपको कमीशन और ब्रोकरेज मिल रही है वो आपका 194H में आएगा, जिसमें सामने वाली पार्टी रेसिडेंट होगी और जो पे कर रही है वो अमाउंट एवरी पर्सन हो सकता है। इंडिविजुअल एंट्री तब होंगे जब उनका ऑडिट होगा, मतलब उनकी ऑडिट वाली लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे, जो 1 करोड़ और 50 लाख बनती है। 194I क्या है, 194I रेंट, रेंट पर टीडीएस काटना। तो जो सामने वाली पार्टी है पेई, जो सामने वाली पार्टी है पेई, वो रेसिडेंट होनी चाहिए, और जो पेयर है वो एवरी पर्सन होगा। इंडिविजुअल एंड एंट्री तब आएंगे जब उनका 4480 का जो लिमिट है 1 करोड़ और 50 लाख वाला वो ज्यादा हो जाएगा। 194IA सामने वाली पार्टी कौन है, रेसिडेंट है। एवरी परचेसर, परचेसर बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काटनी, बस सामने वाली पार्टी क्या होनी चाहिए, पेई होनी चाहिए, और वो परचेजर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। 194IB रेसिडेंट, रेसिडेंट सामने वाली पार्टी रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंट्री आएंगे अदर देन ऑडिट वाले, जिनका ऑडिट होता है, मतलब जो सेक्शन ऑलरेडी सेक्शन 194I में कवर है उन पर ये वाला सेक्शन नहीं लगता है। जिन पर 194I कवर नहीं है, जो 194I में कवर नहीं है, वो सेक्शन में आएंगे 194I, ठीक है। 194IC ये सबसे पहले, अगर 194IC ये स्पेसिफिक सेक्शन है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 194IC, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा 194IC क्या है, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन जो पेयर है स्पेसिफाइड पर्सन होगा, ठीक है। इस पे ये आपका लगता है जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं ना, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है आपका, जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपके होते हैं उसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर, वो क्या करते हैं, उनके पास लैंड पड़ा हुआ है, वो डेवलपर को लैंड दे देते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। बिल्डर क्या करता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करता है प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद कुछ फ्लैट आपको दे देता है वहां पर, और कुछ फ्लैट वो अपने पास रख लेता है। यदि आपको बदले में कैश मिल रहा है तो कैश मिला तो उस पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपर की काटनी, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पेई है वो रेसिडेंट होगा और जो पेयर है वो स्पेसिफाइड पर्सन नाम होता है डेवलपर। 194J क्या है, 194J है आपका जो प्रोफेशनल सर्विस है, टेक्निकल सर्विस है, रॉयल्टी है आपकी, ठीक है, नॉन कम्पीट फीस है। तो वहां पर जो पेयर है वो आपका एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंट्री तब आएंगे जब उनकी जो 1 करोड़ 50 लाख की जो लिमिट है जो क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। 1 करोड़ की लिमिट आप तब देखते हैं जब बिजनेसमैन होता है, 50 लाख की लिमिट हम देखते हैं प्रोफेशनल केस में। 194LA लगता है यदि आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इस केस में जो पेई है वो रेसिडेंट होगा और ये स्पेसिफाइड पर्सन है। तो मैंने आपको ये डिटेल में आपको बताया कि पेयर कौन होगा और पेई कौन होगा, जिससे कि आपको थोड़ा जो आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोगों ने जो सैलरी वाला क्लॉज था, सैलरी वाला क्लॉज कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं सैलरी वाले क्लॉज के आगे, ठीक है। ये सेक्शन है आपकी 192A। कौन सेक्शन है, 192A। ये कब लगती है, यदि आपको यदि पीएफ निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड निकालते हो, ठीक है, आरपीएफ निकालते हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस निकालते हो और वो आपका टैक्सेबल हो जाता है, तो आपका टीडीएस कटेगा। वो कब कटेगा, सबसे पहली बात तो आप कब विथड्रॉल करोगे तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। यदि आप 5 साल की सर्विस से पहले अमाउंट को, आरपीएफ की अमाउंट को विथड्रॉल कर रहे हो, विथड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ इज जनरली नॉट टैक्सेबल नहीं होता वैसे नॉर्मली, बट इफ इट इज विथड्रॉल बिफोर 5 years then it become taxable, TDS provision will apply। तो सीधी सी बात है, जब आपका टैक्सेबल है ही नहीं तो टीडीएस काटने की कोई औचित्य नहीं रहता है। जब वो टैक्सेबल रहता है तभी टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो ये टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी आपका, ये तब आएगी आप जब विदिन 5 years आप क्या करते हो, बैलेंस को विथड्रॉल कर लेते हो। क्लियर है।
फॉर द पर्पस ऑफ डिस्करेजिंग प्री मैच्योरिटी विड्रॉल। बेसिकली इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि आप ना विड्रॉल जो विड्रॉल है मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल मत करो, कोशिश मत करो करने की। अगर आप करते हो तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा, आप उस इनकम वो इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म सेविंग if the employee make withdrawal before continuous service of 5 years other than the case of termination of due to ill health, है ना, आपको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, सेसेशन ऑफ ए एम्प्लॉयमेंट, डज नॉट ऑप्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू न्यू एम्प्लॉयर, द विथड्रॉल वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स। यदि ये कंडीशन नहीं है जो मैंने आपको बताई, ये कंडीशन नहीं है, यदि आप टर्मिनेट हो चुके हो इलनेस के कारण, ठीक है, यदि आपका बिजनेस बंद हो चुका है, ठीक है, यदि आपने जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो आपने न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर करा है, तो ये आपका विथड्रॉल नहीं माना जाएगा। इस केस में आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर इस केस में टैक्स नहीं लगेगा तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। क्लियर है? न्यू सेक्शन 192A therefore has been inserted within effect from 1 जून 2015 to provide deduction 10%। 10% आपका टीडीएस कट जाएगा यदि आप कितना अमाउंट विथड्रॉल करते हो। यदि आप अमाउंट कर लेते हो 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट आप एक साल में विथड्रॉल करते हो तो आपका टीडीएस 10% के हिसाब से कटेगा। क्या है? बात समझ में आ गई? यदि आप अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 50,000 से नीचे करते हो तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर दो बात ध्यान देने वाली बात है, दो चीजें। एक तो ये कि 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, प्लस वो जो आप बैलेंस निकाल रहे हो, जो ईपीएफ से बैलेंस विथड्रॉल कर रहा है, वो आपका टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है? दो कंडीशन मैंने आपको बताई, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक सेक्शन और पे। अब आप ये चाहते हो कि भैया मेरी तो इतनी इनकम है ही नहीं, मेरी तो टैक्सेबल इनकम मतलब मेरी जो इनकम है जो मैं विथड्रॉल कर रहा हूँ वो मेरा मैक्सिमम अमाउंट जो टैक्सेबल है जीएसटी में, जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है उससे कम है, जो 2.5 लाख की लिमिट है उससे कम है, उससे कम मैं विथड्रॉल कर रहा हूँ, एंड मेरी जो टैक्स लायबिलिटीज है वो भी नील है। तो भैया एक काम करो, मेरा ना टीडीएस मत काटो। जब मेरा टीडीएस कटने का औचित्य नहीं बनता है, भाई मेरा भले ही ईपीएफ ज्यादा है, भले ही 50,000 से ज्यादा है सर, लेकिन उस पर टैक्स की लायबिलिटी नील है और मेरा जो विथड्रॉल है वो 2.5 लाख से कम है, तो प्लीज मेरा टीडीएस मत काटो। सर अगर आपका ऐसा है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, 15G 15H फॉर्म के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यदि आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है? तो टीडीएस आप सेल्फ डिक्लेरेशन 15G का ये सेक्शन आपकी सेक्शन 197A में आपके पास ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, आप विथड्रॉल पर आप ये चाहते हो कि टीडीएस ना कटे, दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। जो आपकी ईपीएफ की अमाउंट है वो 2.5 लाख से ज्यादा, वो 2.5 लाख से ज्यादा वो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, और जो टैक्स लायबिलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो 15G फॉर्म के जरिए। और यदि आप सीनियर सिटीजन हो, यदि आप कौन हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है, वो देखनी है टैक्स लायबिलिटी नील। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, नील है। इस केस में यदि वो सामने वाली पार्टी कौन है, सीनियर सिटीजन, कौन है, सीनियर सिटीजन। यदि सीनियर सिटीजन है, 60 या उससे ज्यादा एज है, तो आपको क्या देखनी है, एक ही कंडीशन देखनी है, दूसरी वाली कंडीशन नहीं देखनी है कि 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, टैक्स लायबिलिटी नील होगी। ठीक है? तो 192 में कब लगेगा, जब जो विथड्रॉल की अमाउंट है, एक तो आपने 5 साल से पहले आप ले रहे हो, सेकेंड थिंग आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है, कितना टीडीएस कटेगा, 10%। एक चीज और है, यहाँ पे एक राक्षस प्रजाति का बंदा और यहाँ पर काम करता है। वो राक्षस प्रजाति का बंदा कौन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। राक्षस प्रजाति का बंदा, उसको हम लोग राक्षस कहते हैं। क्यों कहते हैं राक्षस? क्योंकि भाई अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया, देखो एक टीडीएस की जो डिडक्टर है, यहाँ पे ना एक राक्षस प्रजाति का बंदा है, सेक्शन उसका नाम 206AA। ये 206AA राक्षस प्रजाति का बंदा क्या कहता है आपसे, वो कहता है भाई जो टीडीएस डिडक्टी है, अगर वो पैन नंबर नहीं देगा
अगर वो पैन नंबर नहीं देगा तो भाई जो राक्षस है, जो टीडीएस का राक्षस है, वो पैदा हो जाएगा। वो कहता है सेक्शन कि आपका हम फिर 20% टीडीएस काट लेंगे। कितना काट लेंगे? 20%। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताऊं, जो हायर पेड टैक्स पेयर है, जैसे जो सैलरीड पर्सन है जिनकी ऑलरेडी इनकम करोड़ों में है, करोड़ों का पैकेज उठाते हैं कंपनी से, वो तो ये कहेंगे भाई हम पैन नंबर नहीं देंगे। कितना टीडीएस काटेगा तू मेरा? कितना काटेगा? 20%। काट ले, पैन नहीं दूंगा तुझे, पैन नंबर नहीं दूंगा, तू मेरा टीडीएस काटना चाहता है ना 20%, काट ले, काट ले 20%। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई उसका बेनिफिट क्या है, क्यों ऐसा कह रहा है वो? भाई उसका तो 20% ही तो टीडीएस जा रहा है। लेकिन आपको पता है 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम होती है तो टैक्स का रेट है 30%। भाई अभी तो उसका 20% टीडीएस जा रहा है, अगर वो इनकम शो करेगा तो 30% जाएगा। तो गवर्नमेंट भी कोई कम चलाक थोड़ी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा है, यहाँ पर ना अगर तुमने पैन नहीं दिया ना तो हम टैक्स लगाएंगे मैक्सिमम रेट से 30%। अब आ जाओ, पकड़ लिया उसने, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। तो तुम्हारी हर चालाकी पर निगाह रख रही है। मतलब सिर्फ वैसे सेक्शन जो राक्षस सेक्शन है 226 वो कहती है अगर आपने पैन नहीं दिया, किसने पैन नहीं दिया तो डिडक्ट ही है, उसने अगर पैन नहीं दिया तो हम टैक्स का टीडीएस का रेट होगा 20%, नॉर्मली 20%। बस कुछ केसों में क्या लगता है ये 30% टीडीएस के केस में लग जाता है। एक तो सेक्शन ये वाली है आपकी 192A, एक सेक्शन 194BB और 194B। यहाँ पर टैक्स का रेट बेसिकली टैक्स का रेट क्या है? एप्लीकेबल टैक्स रेट, एप्लीकेबल टैक्स रेट जो सेक्शन में रखा है टीडीएस रेट ये 20%, विच एवर इज हायर। तो हालांकि उसमें तो 194B में और 194BB में तो उसमें ऑलरेडी टीडीएस की रेट ही 30% है, तो 20% का क्वेश्चन ही नहीं आता है। यहाँ पर तो टीडीएस की रेट 10% थी, तो यहाँ पर तो स्पेसिफिकली क्या दिया कि भैया अगर आपने पैन नहीं दिया ना तो टैक्स फिर हम काटेंगे, आपका टीडीएस काट लेंगे हम 30%। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। ये सेक्शन आपसे क्या कहती है? (194) 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी क्या है भाई? सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी तो काफी, अगर मैं इसको ब्रॉडली पढ़ूं तो सिक्योरिटी क्या है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। शेयर भी आपके सिक्योरिटी हुआ, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ होता है? वो होता है बॉन्ड और डिवेंचर में। अब बॉन्ड और डिवेंचर किसके द्वारा इशू होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा। क्लियर है? लेकिन टीडीएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीडीएस की, इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखा आपको। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, interest on debenture, other security, local authority, company, corporation established by central, state and provincial. The person responsible for paying to resident any interest on security shall be deduct 10% TDS, 10% TDS करेगा। TDS नहीं काटेंगे। किस केस में नहीं काटेंगे? भाई जहाँ पे ना सिक्योरिटी है कि पता है यहाँ पर टैक्स मिल जाएगा मुझे, तो वहाँ पे TDS क्या करूँ काट के? जब पता है यहाँ पर चोरी, भाई TDS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो आपसे टाइम पर TDS टैक्स वसूल कर लेना, सही ना, समय से पहले टैक्स ले लेना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की चोरी ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर ना टैक्स की चोरी होने का रीजन ही नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। कहाँ नहीं कटेगा? यदि क्या है, एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इट मे बी नोटेड दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड if such interest payable exceeding 10,000। लेकिन एक बॉन्ड है जहां पर टीडीएस कटेगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो कौन सा है? 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। यदि ये वाला कोई बॉन्ड है तो यहाँ पर आपका टीडीएस कटेगा यदि अमाउंट टीडीएस की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कितनी है? 10,000 से ज्यादा है। एनी इंटरेस्ट पेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF ऑन डिवेंचर issued by company in which public are substantially interested, the interest is payable by the company account paycheck and the amount of interest paid and likely to be paid during the financial year, but to such individual does not exceed 5,000 रुपए। यदि ऐसा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। ऑन नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड टीडीएस नहीं कटेगा। ये कौन से टीडीएस है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF है, ठीक है, जो डिवेंचर कंपनी द्वारा इशूड है, जहाँ पर पब्लिकली क्या है? पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है एंड जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 5,000 से ज्यादा नहीं है। ऑन 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं कटेगा टीडीएस।
on any security issued by the company, whereas such security is a dematerialized form and is listed on a recognized stock exchange in India in accordance with the Security Regulation Act. ठीक है, तो कोई भी डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी है उस पर इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। एनी इंटरेस्ट जो नोटिफाइड है किसको, सेक्शन 193 के अंतर्गत। ऑन सिक्योरिटी टू एलआईसी, ठीक है, एलआईसी को यदि पेमेंट कर रहा हो, जीआईसी को पेमेंट कर रहा हो, सब्सिडी ऑफ जीआईसी एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहा हो इंटरेस्ट का, तो टीडीएस नहीं कटेगा। सिक्योरिटी आर ओन्ड बाय देम। ठीक है, ऑन डिवेंचर इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी या एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एंड कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा यदि कोई टीडीएस इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर क्या नहीं कटेगा, टीडीएस। यदि डिवेंचर इनके द्वारा इशू है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 27/28/2018 डेटेड 28/6/18 से नोटिफाइड पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा जो बॉन्ड इशू होते हैं इस पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके ऊपर जो इसके जो बॉन्ड है इस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है टीडीएस नहीं कटेगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड issued by the Indian Railway Finance Corporation Limited, thus no tax is required to be deducted exposed on the interest payable on. Clear? ABC Limited has to pay 2 लाख रुपए to Mr. X in connection with the listed debenture. क्योंकि listed TDS कटेगा नहीं कटेगा? यदि डीमेटेरियलाइज्ड लिस्टेड डिबेंचर नहीं, डीमेटेरियलाइज्ड होनी चाहिए। यदि लिस्टेड है क्योंकि ये 5,000 से ज्यादा अमाउंट है ना तो टीडीएस कटेगा। यदि ये क्या होते हैं, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते तो यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्या अब जो अमाउंट है, देखो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस किस पॉइंट पे काटे हैं। पहले ना मैं आपको ये क्लियर कर दूं टीडीएस हम काटे किस पॉइंट पे, ये बात मैं क्लियर कर दूं। हालांकि मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि टीडीएस किस पॉइंट पे काटे। आपको 4 सेक्शन अपने माइंड में रखना पड़ेगा। 192 सैलरी वाला केस, 194 बी लॉटरी वाला केस, 194 डबल बी हॉर्स रेस वाला केसेस, 194 आले कंपनसेशन वाला केसेस। ठीक है, ये 4 केस आपको याद रखने पड़ेंगे। इस 4 केस में जो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी काटने की वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की डेट कौन सी होती है, कैश वाली ले, चेक वाली ले, एनएफटी वाली ले, कौन सी वाली ले? भाई जो कर रहे हो, जैसे पेमेंट कर रहे हो, ठीक ना, जब पेमेंट कर रहे हो तो जैसे ही पेमेंट कर रहे हो, आपने चेक काट दिया पेमेंट माना जाएगा, पेमेंट की एंट्री आप डालोगे तो उस डेट को। आप कैश कर रहे हो, कैश जैसे पेमेंट करा उस डेट को, ठीक है ना। आपने एनईएफटी करी तो एनईएफटी वाली डेट को। बात समझ रहे हो? जब भी पेमेंट करो, जिस मोड से कर रहे हो वो डेट आपकी पेमेंट वाली डेट मानी जाएगी। सेकंड थिंग, इसके अलावा जितनी मैंने आपको सेक्शन बताई है, इन 4 सेक्शन के अलावा उस केस में क्या देखते हो, पेमेंट या क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। याद रखना ये सेक्शन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि टीडीएस काटना कब है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी हरकत हम कर दें कि टीडीएस हमें काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इन 4 सेक्शन में एट द टाइम ऑफ पेमेंट को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसके अलावा पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्रेडिट का मतलब समझते हैं भाई, इस अमाउंट को जब भी आप ड्यू पार्टी को ड्यू करोगे, तो जब भी आप ड्यू करोगे तो टीडीएस भाई काट दो, अगर वो पेमेंट से पहले है तो, ठीक है। तो अभी हम सेक्शन क्या पढ़ रहे थे, 193। तो क्योंकि 193 तो आती नहीं है यहाँ पर, तो हम कब लेंगे, हम कब टीडीएस काटेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर कर दिया। अब क्रेडिट वाला, क्रेडिट की यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्रेडिट के लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, भाई आपने जो इंटरेस्ट पेबल है, चाहे वो इंटरेस्ट पेबल में क्रेडिट करो, ठीक है, crediting the amount to suspense account या any other similar account where any income by way of interest on security is credited to any account, whether called interest payable account या suspend account by any other name in the book of account of the person liable to pay such income. Such crediting shall be deemed to be the credit of such income to the account of payee. It will be liable to TDS. ठीक है, आप कैसे भी क्रेडिट करो, चाहे इंटरेस्ट पेबल में डालो, चाहे अदर अकाउंट में डालो, आपको टीडीएस काट लेना। कहने का मतलब ये कि आप जो, जैसे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या टू पार्टी, भाई किसी अकाउंट में डालो, किसी अकाउंट में क्रेडिट करो, कोई मतलब नहीं है, वो आपकी क्रेडिट मानी जाएगी।
क्रेडिट करने के लिए किस लेजर में डालना आपको कोई मतलब नहीं उन्हें, बस क्रेडिटेड होना चाहिए। यहाँ पर वही राक्षस वाला, अगर आप पैन नहीं देगा, अगर जो पार्टी सामने वाली पार्टी है पैन नहीं देगी तो भैया पैन नहीं दोगे तो फिर एक काम करो, इधर निकले और 20% टैक्स दो, 20% चीजें स्टार्ट करनी आपका। पैन देना जरूरी है, जो पे है उसको पैन देना मैंडेटरी है ना। यहाँ पर एक सेक्शन आप देख सकते हैं 197 है। 197 क्या है भाई, आपको यदि लगता है, आपको लगता है जो टैक्स पे है उसको, जो डिडक्टी है उसको लगता है, जो पे है उसको लगता है कि मेरा ना टैक्स की जो लायबिलिटीज है वो कम है, लेकिन आपने मेरे टीडीएस ज्यादा काट रहा हो। यदि ऐसा है तो भाई एक काम करो, जो आपका असिस्टिंग ऑफिसर है उसको रिक्वेस्ट करो 197 के अंदर, आप उसको रिक्वेस्ट करो, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। रिक्वेस्ट कैसे करनी पड़ेगी, आपको फॉर्म 13 भर के उनको भेजना पड़ेगा। फॉर्म 13 होता है, जिस तरीके से फॉर्म जी और फॉर्म एच एक फॉर्म होते हैं, तो इस तरीके से फॉर्म 13 भी एक फॉर्म होता है। फॉर्म जी फॉर्म एच ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो, खुद से क्या के आप डिडक्टिव को दे देते हो, डायरेक्टर को दे देते हो ये। बट ये जहां पर 197 में 197 में क्या करना है आपको, 197 में करना है आपको पहले ईओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। ईओ आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो आपको वो सर्टिफिकेट क्या देना पड़ेगा, अपने डिडक्टर को देना पड़ेगा। वो आप कैसे एप्लीकेशन डालोगे, फॉर्म 13 के जरिए एप्लीकेशन डालोगे। ये एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन होगी ट्रेसेस पोर्टल पे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सेक्शन क्या है, आपको फॉर्म 13 अपने ईओ को देना पड़ेगा। ईओ जब आपके डाटा के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, आपको वो सर्टिफिकेट नंबर अपने डायरेक्टर को देना है। बट जहां पे 197A में क्या होता है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है 15G और 15H फॉर्म के जरिए। 15G और 15H फॉर्म के जरिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 15G के लिए कौन सी कंडीशन, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और जिस पर आप फॉर्म दे रहे हो, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हो, उसकी अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। इस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से एक बार पढ़ोगे तो कर लोगे। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। क्लियर है। और आते हैं सेक्शन 194A में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने कौन सेक्शन पढ़ी थी, 193 वो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। भाई ये क्या है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो भाई ये है कि यदि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 194A में एनी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तभी आएंगे जब जो 44AB में जो लिमिट दे रखी है, बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा और प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से ज्यादा। यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में जिस ईयर में टीडीएस काटना है आपको, उसे जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल है, उसे आपको लिमिट देखनी है टर्नओवर की। यदि बिजनेस है, बिजनेस केस में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। यदि प्रोफेशनल है तो उसके में कितना टर्नओवर देखना है, 50 लाख से ज्यादा। क्लियर है। यदि ऐसा है तो फिर क्या करते हैं, तो एनी पर्सन क्या करेंगे, टीडीएस का, तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, टीडीएस काटने। ठीक है, नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एज सोर्स where the amount of such interest and the aggregate amount of such interest credited या paid या likely to be credited या paid during the financial year does not exceed 40,000 where the payer is a bank, cooperative bank and post office. In respect of a bank and cooperative bank and post office the limit 50,000 in case of a payee being a resident senior citizen. नॉर्मली यदि बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, वो कौन किस पर इंटरेस्ट होता है भाई, आपने बैंक से एफडी करवाई, आपने बैंक से आरडी करवाई, ठीक है, आपने बैंक को लोन दिया, तो जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपने बैंक ने आपको जो लोन दिया, बैंक ने क्या करा, आपने बैंक पर आरडी करवाई, आपने बैंक पर एफडी करवाई। यदि ऐसा कुछ है तो बैंक क्या करेगी, यदि इंटरेस्ट की अमाउंट 40,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस काटेगी। है, और यहाँ पर एफडी में आरडी इंक्लूडेड है। अदर केस में क्या है, लिमिट 5,000 की है। 5,000 की है मतलब यदि आपने किसी को लोन दिया हुआ है, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अदर देन बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, यदि आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन को, किसी लीगल एंटिटी को लोन दिया हुआ है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने किसी से लोन लिया हुआ है, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सामने वाली पार्टी
बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, लीगल एंटिटी हो, कोई भी लीगल एंटिटी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है ना, कंपनी, फर्म, कुछ भी हो गया, यदि इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो आपको 50 डेज काटना पड़ेगा। यहां पर क्या है, पंजाब नेशनल बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख रुपए, किसका, इन दिस केस अमाउंट ऑफ टीडीएस शैल बी 10,000। पंजाब नेशनल बैंक हैज टू पे 1 लाख रुपए, इन दिस केस दैट अमाउंट ऑफ टीडीएस 10,000। पंजाब नेशनल बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 1,000 रुपए टू एचयूएफ, इन दिस केस द अमाउंट ऑफ टीडीएस शैल बी निल। क्यों निल है, तो कब टीडीएस काटना था, क्या है, 40,000 से ज्यादा नहीं है। ये पंजाब नेशनल बैंक हैज टू पे इंटरेस्ट 20,900 रुपए टू मिस्टर, इन दिस केस द अमाउंट ऑफ टीडीएस निल, क्योंकि 40,000 से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर लिमिट 50,000 देखेंगे तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। 197 जो फॉर्म 13 है, मैंने इससे पहले आपको 13 एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्म 13 क्या है, 197 क्या है, ये आपको मोस्ट ऑफ द केस में हर सेक्शन में मिलेगी। मैंने इसका एक समरी बना रखी है कि 197 कब दे सकते हो, 197 किस सेक्शन में दे सकते हो। 197 कब है, आपको क्या करना पड़ेगा, 197 के अंतर्गत पहले एओ को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, सर्टिफिकेट नंबर आएगा, उसको आपको देना है जो टीडीएस डिडक्ट है आपका। 197 में क्या करना पड़ता है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है 15G 15H के जरिए। 15G कब दोगे आप, जो सीनियर सिटीजन नहीं है और जिन पर जो जिसके अगेंस्ट को डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस टैक्स लायबिलिटी जीरो। ठीक है, यहाँ पर शैतान आ जाता है आपका सेक्शन 206AA, कहता है कि अगर जो पेई है वो पैन नंबर नहीं देगा तो आपका 20% टैक्स हम काट लेंगे। ये वाला प्रोविजन 194A वाला नहीं भी लगता है। यदि आप पेमेंट कर रहे हो, यदि फर्म पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट इसको, पार्टनर को ये टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पे टू एनी बैंकिंग कंपनी, यदि इंटरेस्ट इसको पे हो रहा है किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, LIC को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, एनी एसोसिएशन एंड बॉडी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इट डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड बाय इट। इंटरेस्ट इनकम किसने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, इनकम टैक्स का जो रिफंड आता है, इनकम टैक्स का रिफंड यदि लेट आता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो आपका टीडीएस नहीं काटेगी। जीरो कूपन बॉन्ड, भाई जीरो कूपन बॉन्ड मजाक क्यों कर रहा है हमारे साथ, जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता ही कब है भाई, नहीं मिलता तो टीडीएस बात ही नहीं आती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड टू द फॉलोइंग एंटिटी, यदि आप बैंकिंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, ऑपरेटिंग सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, तो यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। फाइनेंशियल कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी सेंट्रल स्टेट एंड प्रोविजनल एक्ट, यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। LIC को पेमेंट कर रहा हो इंटरेस्ट का टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, द कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के टीडीएस नहीं कटेगा यदि आप इनको पेमेंट कर रहा हो। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन बॉडी एंड क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट फंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस, और यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। कुछ अमेंडमेंट हुए थे, यदि जो कोऑपरेटिव बैंक है टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट क्रेडिटेड एंड पेड टू इट्स मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस ऑन रिकरिंग डिपॉजिट पर टीडीएस कट जाएगा, पहले रिकरिंग डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं करता था, अब कट जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, यदि उस पर आपको कोई इंटरेस्ट बनना है और अमाउंट इंटरेस्ट की है 50 से ज्यादा है तो टीडीएस आपका कटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कभी कभी बैंक करता है, बैंक की काफी सारी ब्रांचेज, आपका PNB बैंक है, ठीक है, वहां पर आपकी FD चल रही है, यदि PNB सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम चला रही है, कौन सा, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, यदि ऐसा है तो टीडीएस की जो लिमिट देखेंगे हम, वो कैसे देखेंगे, वो हम आपकी जितनी ब्रांचों में आपकी FD है उन सबका हम टोटल करेंगे, उन सबका इंटरेस्ट का टोटल करेंगे, तब हम आपकी लिमिट देखेंगे 50 और 40,000। क्लियर है, ये एक आपका सर्कुलर आया था। सर्कुलर क्या था कि आपका ना कोर्ट केस चल रहा है,
कोर्ट केस चलाने के लिए ना आपकी एफडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से एक एफडी करी हुई है, जिससे कि आप ना पैसा लेके नवाज जाओ, ठीक है। ये होता है ना, सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है अपील करने के लिए, तो वो आपकी एफडी जमा किसके नाम से जमा है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम से। अब बैंक यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, बैंक कह रहा है भाई टीडीएस किसके नाम पे काटूं, क्योंकि जो टीडीएस जो एफडी है वो तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ उसके नाम पर है, लेकिन अभी पहले तो यहाँ पर टाइटल क्लियर ही नहीं है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, मतलब जो एफडी का ओनर है कौन। तो यहाँ पे सर्कुलर आ चुका है, सर्कुलर में लिखा हुआ है जब तक ये इसकी ओनरशिप क्लियर नहीं होती है तब तक इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जब उसकी ओनरशिप क्लियर हो जाएगी, मतलब जो केस जीता उसके नाम पर जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तब हम इकट्ठा टीडीएस काट लेंगे। ये क्या आता? विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस पजल्स। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यदि आपने कोई लॉटरी की अमाउंट जीती है, आपने लॉटरी के टिकट लिए थे, आपका लॉटरी में प्राइज निकला है, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी प्राइज वाली उस पर आपका टीडीएस कटेगा। कितना टीडीएस कटेगा सर 30% कटेगा। यहाँ पर शैतान का जो था ना 20% वाला ही लगेगा आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टैक्स की रेट यहाँ पर क्या है 30% ज्यादा है, 30% आपका टीडीएस कटेगा। तो कब कटेगा? जब आपकी बिलिंग अमाउंट क्या है 10,000 से ज्यादा है, तब कौन से पॉइंट पे कटेगा? मैंने आपको पॉइंट बताया था, 4 सेक्शन बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से सेक्शन थे 4? वो 192, ठीक ना, 192, 194B, 194BB, 194LA। यहाँ पर क्या देखेंगे हम? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप टीडीएस क्या काट लोगे। अब यहाँ पे सर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या हो गया सर हमने ना कौन बनेगा करोड़पति खेला, वहां से ना आपको क्या मिला? कौन बनेगा करोड़पति से वहां से मुझे पैसे नहीं मिले सर। उन्होंने मुझे ना कार करी है, मर्सिडीज कार, इसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। सर इस केस में मैं क्या करूं? तो भैया जो कार क्या कर रहा है, जो कौन बनेगा करोड़पति वाले हैं, वो जब कार देंगे, जिसने अमाउंट कार जीती है, पहले क्या करेंगे? जिसको जो कार दे रहे हैं उससे कहेंगे भाई एक काम कर, पहले टैक्स जमा कर दे, टैक्स जमा करेगा तभी ये कार तुझे मिलेगी। अब वो जो जीता अमाउंट वो कह रहा है भैया मैं कहां से पैसे जमा करूंगा, आपने तो कहा है कि आप फ्री में अमाउंट जीते हो, मैं क्यों टैक्स पे करूंगा? भैया आप तो मुझे फ्री में दे रहा है, मैं क्यों टैक्स पे करूं? तो भैया तू डिडक्टर है, तू करोड़पति वाला है, वो उसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? तो उसको समझा रहा है बेटा एक काम कर, रुक जा, तूने अमाउंट जीती है, तूने कौन बनेगा करोड़पति में अमाउंट जीती है, ये टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड रेट से इस पर टैक्स लगता है 30% के हिसाब से। तो भाई तुझे टैक्स आज दे दे क्या बाद में दे दे, देना तो तुझे है तो आज ही दे दे। समझाया उसने, फुसलाया उसने, वो ना माना। यदि वो ना माना तो तू कौन बनेगा करोड़पति वाला है, उसके चल कोई दिक्कत नहीं, तेरे ब्याह पर टैक्स हम जमा कर देंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर बिलिंग अमाउंट कितनी है? फिर 70% के बराबर हुई। बिलिंग अमाउंट तो 70% के बराबर होगी ना। फिर वो क्या करेगा? वो जो कौन बनेगा करोड़पति वाला वो क्या करेगा? टैक्स जमा करवाएगा। क्लियर है? बात समझ आई? लेकिन एक बात है, कौन बनेगा करोड़पति वाला मतलब जो लॉटरी वाला है और कौन बनेगा करोड़पति वाला है, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस पजल्स एंड कार्ड गेम्स वगैरह काफी सारे गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे यदि आप अमाउंट जीते हो और आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेयर की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले टीडीएस का सेटलमेंट कर ले, पहले टैक्स का सेटलमेंट कर ले, ठीक है। अब चूंकि कौन बनेगा करोड़पति वाला क्या कहता है? कहता है भैया एक काम कर, तू ले जा गाड़ी यार, टैक्स मैं जमा करवा। तो कार कितने की है? कार है सपोज 7 करोड़ रुपए की, तो टैक्स कितना जमा करना पड़ेगा? कौन बनेगा करोड़पति वाले को? ये उसको कितना मानेंगे? 70% के बराबर। कितना करना है? क्या कितना बनेगा? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए क्या करेगा? कौन बनेगा करोड़पति जमा करवाएगा, ठीक है। किसके नाम पर? टीडीएस के नाम पर। या तो कार रिलीज करने से पहले पैसा दे दे, पैसा ले ले। किससे पैसा ले ले? तो पेई है, पेई से पैसा वसूल करे। यदि पेई से पैसा नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुम्हें इसको 70% मानना पड़ेगा, बाकी अमाउंट आपको टीडीएस के रूप में काट के जमा करना पड़ेगा। 194BB, ये क्या है भाई? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घोड़े की घुड़सवारी चल रही है, आप वहां पे खड़े हुए हो, आप वहां पे बैट लगाते हो। किस पर बैट लगाते हो? ये वाला घोड़ा जीतेगा, ये वाला घोड़ा जीतेगा, इस पर मैं बैट लगाता हूँ, इस पर आपका घोड़ा जीत जाता है। तो घोड़ा जीत जाता है तो आपको बिलिंग अमाउंट मिलती है। तो भैया वो बिलिंग अमाउंट आप ले रहे हो ना, किससे ले रहे हो? या तो बुक मेकर कैसे लोगे? या तो बुक मेकर होता है जो आपकी बैट लगाता है, या तो आप उससे, या फिर आप किससे लोगे पैसे? किससे जीते हो आप पैसे?
जिसके पास लाइसेंस है उस हॉर्स रेस को चलाने का, तो आपको क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि ये स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये क्या करेंगे, आपका टीडीएस काट लेंगे। यदि बिलिंग अमाउंट कितनी है, 10,000 से ज्यादा है, सर टीडीएस कितना कटेगा, 30% कटेगा। बात समझ में आई। जहां पर 197 है यहां पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टीडीएस कटे, यहाँ पर यदि आपको पैन नहीं मिलता है तो 30%, क्योंकि हायर रेट है, 20% ज्यादा हायर रेट है, यहाँ पर क्या लगेगा 30% आप पर आपसे क्या लगेगा, टीडीएस काट देगा। पैन दो। एग्जाम्पल आप कर लेना, एग्जाम्पल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम्पल इजी है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी रहती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में मैं रिपीट करूंगा, यदि आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी रहती है, आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं रहती, आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए, और मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मुझे व्हाट्सअप करिए, जिससे कि मैं आपका एक ग्रुप बना पाऊँ। ग्रुप बना के मैं टोटल एक जो भी आपकी सब क्वेरी होंगी उसका एक कंबाइंड वीडियो बना करके उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा, आप सब लोग उसको शेयर कर सकते हो, दूसरे की भी प्रॉब्लम पता लग जाएगी, दूसरे के भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और आपके खुद के क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलैक्स देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल वीडियोज भी आपको आगे मिलेंगी आने वाले टाइम में, मतलब आगे जो आने वाली वीडियोज हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन मिल रही है, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल करेंगे। 194C क्या है, पेमेंट हुए कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट हुए सब कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या वजह है भाई, आपने क्या करा, स्पेसिफाइड, भाई एनी पर्सन एक एग्रीमेंट करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, किससे, किसी भी पर्सन से। आप जो स्पेसिफाइड पर्सन है, ये सेक्शन इंपोर्टेंट है, 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। भाई ये कब लगती है, जब स्पेसिफाइड पर्सन और रेसिडेंट के बीच में किसी वर्क के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है। समझने की कोशिश करो सर, स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो गए, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी आएंगे जब वो बिजनेसमैन है और उनके टर्नओवर की लिमिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितनी है, 1 करोड़ और 50 लाख। एज अ केस में भी 1 करोड़ बिजनेसमैन केस में, प्रोफेशनल केस में 50 लाख से ज्यादा है, तब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो उस केस में क्या देखेंगे हम, उस केस में देखेंगे हम, तो ये क्या हो गया, ये आपको होगा स्पेसिफाइड पर्सन। अब वर्क को भी मैं आपको डिफाइन करूंगा, वर्क कैसे कहते हैं, ठीक है। और जो सामने वाली पार्टी को कौन होनी चाहिए, रेसिडेंट। एंड तो टीडीएस पीरियड कितनी है, 2%। यदि सामने वाली पार्टी जो रेसिडेंट पर्सन है, सामने वाली पार्टी मतलब पेई है, वो कौन है, यदि वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो हम टीडीएस काटेंगे 1%, अगर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तो हम टीडीएस कितना काटेंगे, 2%। क्लियर। एंड जो सिंगल बिल की अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा सर, कंफ्यूजन ये होगा कि पहला वाला बिल है वो कितने का है, 32,000 का है। पहला वाला कितना है बिल, 32,000 का है, टीडीएस कटेगा, एक बिल कितना है 32,000 का, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो कटेगा क्योंकि ये 30,000 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसी पार्टी का बिल अगला वाला 15,000 का है, अब टीडीएस कटेगा, पहले कट चुका है, अब कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये 30,000 से ज्यादा नहीं है, एंड अभी तक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं हुई है। बात समझ में आई सर, बात समझ में आ गई, तो टीडीएस अभी नहीं कटेगा। अब आगे आने वाली अमाउंट आगे सुन लो, आगे अमाउंट कितनी मिल रही है आपको, आगे मिल रही है आपको 70,000 रुपए, 70,000 रुपए आप कॉन्ट्रैक्टर पार्टी को पे कर रहा है, उसी पार्टी को। अब टोटल अमाउंट कितनी हो गई है, ये तो 30,000 से ज्यादा है, प्लस 1 लाख से भी ज्यादा हो गई आगे के अमाउंट, 15,000 रुपए जो जहाँ पर रह गया था टीडीएस काटना, तो ये 15,000 प्लस 70,000 रुपए, ये टोटल 85,000 रुपए टीडीएस काटोगे, कितना काटोगे टीडीएस। यदि सामने वाली पार्टी कौन है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो कितना टीडीएस कटेगा, 1%। यदि अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कितना टीडीएस कटेगा, 2%। बात समझ में आई या नहीं आई, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करा। यहाँ पर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वाले केस में आपको दिखना ही है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ तब टीडीएस काटेंगे, तब टीडीएस काटेंगे जब इनका टर्नओवर, बिजनेसमैन होने चाहिए, इनका टर्नओवर
प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा यदि बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल यदि 50 लाख से ज्यादा। यहाँ पर नो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ शैल डिडक्ट टैक्स और सोर्स इफ द अमाउंट इज पेड फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ सच इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये आप यदि आपको पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई आपने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनवा रहा हो अपने लिए, ठीक है, और आपके बिल की अमाउंट रहती है 50 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल पर्पस है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं आपको वर्क बताता हूँ। वर्क क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन और रेसिडेंट पार्टी बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वर्क के लिए। वो वर्क क्या है, वर्क द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ शैल इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। आप क्या कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग, ठीक है, मतलब क्या करते हो आप, प्रोग्राम दिखाते हो, प्रोग्राम दिखाना आपका काम है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मारा जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, गुड्स या पैसेंजर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवे के द्वारा आपका काम है, आप जीटी सर्विस देते हो, आप गुड्स को या पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हो अदर देन रेलवे, तो ये आपका क्या आएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कैटरिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, यदि आपने कहीं से माल उठा के परचेज करके लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन लगेगा 194 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप सिंपल और सिंपल माल परचेज कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर डिटेल्स बात नहीं आती है जब तक जॉब वर्क नहीं है। ये यहाँ पर कौन सा केस कवर है, ये केस तब कवर है जब माल आपको कस्टमर का है और आपने अपनी सर्विस दी है, लेकिन आपने जो इनवॉइस है वो आपने टोटल बेस पर बना हुआ है, टोटल आपने क्या है, पेमेंट चार्ज करा है, प्रैक्टिकली ऐसा क्यों होता है। जॉब वर्क सर्विस इंक्लूडेड है, जॉब वर्क सर्विस क्या है, मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी आपके पास कस्टमर आया, तो भाई ये रहा रॉ मटेरियल, ये इसको आप लिख लो, मेरी इस तरीके का प्रोडक्ट नाम लिखो, ये नॉर्मली आपको कपड़ों में आता है, कपड़ों का क्या होता है, बड़ी कंपनी क्या करती है, जॉब वर्क के साथ अपना रॉ मटेरियल जॉब वर्क, ठीक है, उसे कहती है भाई इस हिसाब से डिजाइन करो, बट मुझे ना पैसे दे दो, मुझे पहले मिल के माल के पैसे दे दो, और ये काम करना, इस चीज को ना, इस पैसे को अपने बिल में लगा देना, और बिल लगा के हमें दे देना। यदि उस बिल में टोटल इनवॉइस की वैल्यू लिखी हुई है, उसमें मटेरियल का और लेबर चार्जेस का अलग हिस्सा नहीं करा हुआ है, तो आपका टोटल पर टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका सिर्फ और सिर्फ लेबर वाले स्टेप पर टीडीएस कटेगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर कोरियर सर्विस, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, यानी इस टाइप ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स, तो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर केस में, जीटीए केस में टैक्स नहीं कटेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये एक तो पैन नंबर देना पड़ेगा अपना, साथ में उसको ये साबित डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरे पास किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं थे। यहाँ पर भी बड़ा वाला शैतान हो जाएगा अगर आपने टीडीएस नहीं, अगर आपने क्या नहीं दिया, अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया, जो पेज में पैन नंबर नहीं दिया, तो टैक्स का रेट काट लेंगे 20% के हिसाब से, कितना काटेंगे, 20% के हिसाब से आपका टैक्स टीडीएस काट लिया जाएगा। यहाँ पे भी 197, आप यदि चाहते हो कि आपका टीडीएस ना कटे या कम रेट से कटे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ईओ को अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर्म 13 के जरिए। ईओ आपको क्या करेगा, परमिशन देगा, वो आपको सर्टिफिकेट नंबर देगा, आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा अपने डिडक्टर को। 197 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ 194C। 194C के केस में जो 15G 15H वाला फॉर्म था वो एप्लीकेबल नहीं था। क्वेश्चन आप कर लेना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और जो आगे के हमारे प्रोविजन रखें हैं टीडीएस के, हम लोग देखेंगे। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार जो मैं आपको ई बुक दे रहा हूँ उसको एक बार रीड कर लीजिए। ये मेरी आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि यदि आप नॉलेज को गेन करना चाहते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको एक बार रीड करो, इस बुक को आप एक बार रीड करो। जहाँ तक मोस्ट ऑफ द केस में आप जो ई बुक लोगे, आपके 50 से 55 पन्ने कवर हो चुके होंगे। आपको पहले वो पन्ने पढ़ लेने हैं, वीडियो को डाटा को समझ लेना है, उसके बाद आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको क्लिक करिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके, बाय।